नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गुर्जर और आप देख रहे हैं वाईटी ब्रदर्स क्लासेज का यूट्यूब चैनल। YIT ब्रदर्स क्लासेज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं आज एक रीड का अपना एक संस्कृत का बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूँ। वो है अपना माहेश्वर सूत्र, जो कि आपको पता है यदि आप रीड में दूसरी लैंग्वेज के रूप में संस्कृत सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो उसमें वर्ण का टॉपिक पहला जो टॉपिक है, पहले टॉपिक से मैं शुरुआत करता हूँ और संस्कृत के पूरे जितने भी सिलेबस में अपने टॉपिक है वो पूरे के पूरे टॉपिक में इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। आप एक क्रम से देखते जाइएगा। तो पहला टॉपिक अपना वर्ण का टॉपिक है। उसमें हालांकि आपके सिलेबस में जो टॉपिक का नाम दे रखा है वह वर्ण का नाम नहीं दे रखा है, वहां उच्चारण स्थान नहीं दे रखा है, यानी वर्णों के उच्चारण स्थान इस नाम से टॉपिक है अपना। तो वही टॉपिक है, इसमें से तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अपना सबसे शुरुआत में करता हूं माहेश्वर सूत्रों से कि ये माहेश्वर सूत्र है क्या। देखिएगा, इसकी मैं थोड़ी सी माहेश्वर सूत्र जो नाम है इस नाम के ऊपर थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं कि ये माहेश्वर नाम क्यों पड़ा। देखो, माहेश नाम है शिव का, यानी शिव का दूसरा पर्यायवाची नाम होता है महेश। महेश शिव को कहा जाता है। और ये जो माहेश्वर है ये नाम क्यों पड़ा, तो महेश से एक बार भगवान शिव ने नृत्य तांडव नृत्य, भगवान शिव का एक बार नृत्य का नाम पूछा गया था कि भगवान शिव के जो नृत्य था उसका नाम क्या था। तो भगवान शिव तांडव नृत्य क्या करते थे और ये तांडव नृत्य करते हुए उनका वाद्य यंत्र था डमरू। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भगवान महेश या शिव का जो वाद्य यंत्र है उसका नाम क्या है, तो डमरू। एक बार क्या हुआ कि ये माहेश्वर सूत्र क्या है इसके बारे में मैं थोड़ी सी प्राथमिकी जो माहेश्वर सूत्र है इनके पीछे की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूँ, थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ कि इनका नाम माहेश्वर सूत्र ही क्यों पड़ा। तो भगवान शिव होते हैं, भगवान शिव अपना वाद्य यंत्र है वो डमरू बजाते हैं और तांडव नृत्य करते रहते हैं। अब तांडव नृत्य करते करते भगवान शिव ने ये डमरू वाद्य यंत्र था इसको 14 बार बजाया। कितनी बार? 14 बार अपने वाद्य यंत्र को बजाया और 14 बार बजाने से वाद्य यंत्र को बजाने से इनसे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियां थी उन ध्वनियों का नाम जो है वह माहेश्वर सूत्र रखा गया। वो किस प्रकार से रखा गया, तो होता क्या है कि भगवान शिव है वो तांडव नृत्य करते हुए डमरू यंत्र को बजाते हैं, इनसे 14 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होते हैं और इन 14 प्रकार की ध्वनियों को जो एक ऋषि है और उस ऋषि का नाम होता है पाणिनि। क्या नाम होता है? पाणिनि। ये पाणिनि ऋषि है, ये इन 14 ध्वनियों को सुन लेता है। ये सुनता किस प्रकार से उसकी भी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से ये पृथ्वी पर अब जनसंख्या है, वर्तमान में जैसी जनसंख्या है ऐसी कैसी जनसंख्या हजारों लाखों साल पहले भी ऐसी कैसी जनसंख्या हुआ करती थी। अब हुआ क्या कि पृथ्वी पर अत्यंत पाप बढ़ जाता है और पाप बढ़ने के कारण ये पूरी की पूरी पृथ्वी है ये जलमग्न हो जाती है, महाप्रलय आ जाता है पृथ्वी पर। और महाप्रलय आने के उपरांत क्या होता है कि पूरी पृथ्वी है, पूरी सृष्टि है वह विलुप्त हो जाती है। पूरी सृष्टि विलुप्त हो गई तो अब भगवान जो ब्रह्मा थे उन भगवान ब्रह्मा को ये चिंता सताती है कि मेरे जो वेद रचे गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि वेदों के जो रचयिता हैं वो स्वयं ब्रह्मा जी माने जाते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी थे, उन्होंने सोचा कि मेरे द्वारा जो अथक प्रयासों से वेदों की रचना की गई थी इन वेदों की रचना अब निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि मेरे वेदों को अब पढ़ने वाला कोई रहा नहीं है, पृथ्वी पर पूरी सृष्टि विलुप्त हो गई है। तो भगवान ब्रह्मा है उसको ये चिंता होती है। तो भगवान ब्रह्मा है ये एक ऋषि होता है पाणिनि ऋषि, और इस पाणिनि ऋषि के पास में जाते हैं और पाणिनि ऋषि से एक निवेदन करते हैं कि आप एक संस्कृत की व्याकरण की रचना कीजिएगा। संस्कृत की व्याकरण करने का अनुग्रह है एक पाणिनि ऋषि से किया जाता है। तो पाणिनि ऋषि भी उस समय एक अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं कि हे प्रभु, मैं तो इतना समर्थी ही नहीं हूं कि मैं एक संस्कृत की व्याकरण की रचना कर सकूं। तो भगवान, ऐसा माना जाता है कि भगवान जो ब्रह्मा जी थे ये पाणिनि ऋषि को एक आदेश देते हैं
कि आप भगवान महेश या शिव के पास में जाइएगा और भगवान महेश या शिव से आप व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कीजिएगा। तो ये पाणिनि ऋषि है, ये क्या करते हैं कि भगवान महेश या शिव के पास में जाते हैं, और जिस समय ये भगवान महेश या शिव के पास में जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान महेश शिव हैं वो अपना तांडव नृत्य कर रहे थे। पाणिनि ऋषि उनके पास में जाकर के बैठ जाता है और उनसे जो वाद्य यंत्र था उनका डमरू वो बार बार बजा रहे थे, उनसे उत्पन्न जो ध्वनियां हो रही थी उन ध्वनियों को ये पाणिनि ऋषि सुन लेता है और वहीं से इनको ऐसे होता है कि केवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये पाणिनि ऋषि है भगवान महेश शिव से वापस अपने गृह स्थान पे आ जाता है। वहां करके जो भी ध्वनियां इन्होंने सुनी थी उन ध्वनियों को एक आधार स्तंभ मान करके इन्होंने संपूर्ण संस्कृत की जो व्याकरण थी उन संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की रचना कर देते हैं। और पाणिनि की जो रचना मानी जाती है वो मानी जाती है दोस्तों अष्टाध्यायी। रचना का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, पिछली बार रीट में ये प्रश्न आया था कि अष्टाध्यायी शब्द में समास कौन सा है, जो नाम ये पूछा गया था। हालांकि ये पाणिनि वगैरह का नाम नहीं था, वहां ये पूछा गया था अष्टाध्यायी जो शब्द है इसमें समास का नाम पूछा गया था। पिछली बार रीट का जो संस्कृत का पेपर हुआ था वहां ये प्रश्न आया था। तो अष्टाध्यायी ये पाणिनि की एक रचना है, 8 अध्यायों का समूह है, ये अष्टाध्यायी है। तो ये पाणिनि ऋषि है, इसने अष्टाध्यायी नाम की एक पुस्तक की रचना कर देते हैं और ये एक संपूर्ण ग्रंथ माना जाता है संस्कृत साहित्य का। और संस्कृत का ये पूरा व्याकरणिक एक ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण जो संस्कृत की व्याकरण है वो पूरी की पूरी समाहित है। अब ये अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना कर देते हैं, लेकिन व्याकरण की जो रचना की उस रचना करने के बाद में ये जो अपने ये अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसका जो पहला ही अध्याय है, पहला जो पृष्ठ है उस पे लिखे हुए हैं माहेश्वर सूत्र। तो भगवान महेश या भगवान शिव से प्रदत्त होने के कारण, प्राप्त होने के कारण इन सूत्रों को कहा जाता है माहेश्वर सूत्र नहीं या शिव सूत्र के, शिव दूसरे का नाम शिव सूत्र भी होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र भी कहा जाता है, तो माहेश्वर सूत्र कह दो चाहे शिव सूत्र कह दो, तो इन माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्रों की उत्पत्ति हो जाती है। अब देखिएगा दोस्तों, ये माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र हैं कितने, तो इनकी संख्या मैंने आपको बता दी है, 14 इनकी संख्या मानी जाती है। चतुर्दश इनको संस्कृत में कहा जाता है, तो चतुर्दश या 14 इनकी संख्या मानी जाती है और इनका एक एक क्रम से लिखा गया है। यानी इतने सालों पहले पाणिनि ऋषि ने जो अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी लिखी थी उसमें इन माहेश्वर सूत्रों को एक वैज्ञानिक क्रमानुसार स्थान दिया गया है। वो वैज्ञानिक क्रमानुसार जो स्थान दिया गया है उसको मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा, एक बिल्कुल डिक्लेयर कर दूंगा आपके सामने, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से आपको याद करनी है। दोस्तों पहली बात तो मेरी यह है कि आपको ये जो माहेश्वर सूत्र मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये पूरे के पूरे माहेश्वर सूत्र है, ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनमें से प्रश्न आता है। जैसे ये माहेश्वर सूत्र आएंगे अपने, मैं भी लिखूंगा बोर्ड पे, ये माहेश्वर सूत्र हैं, एज इट ऐसे कैसे आगे पीछे नहीं होने चाहिए, ये क्रम से आपको याद होने चाहिए। और इन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। वो प्रत्याहार मैं समझाऊंगा आपको, प्रत्याहार होते क्या हैं, किस प्रकार से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। वो सीधा परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, जैसे सीधा प्रश्न आ गया कि बताओ अच जो प्रत्याहार है, इस अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, अच प्रत्याहार में कौन सा वर्ण शामिल है, अच प्रत्याहार में कौन सा वर्ण शामिल नहीं है। इस प्रकार के कई तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं, इनसे 42, 43 और 44 यानी इस प्रकार से प्रत्याहारों की रचना की जाती है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ माहेश्वर सूत्र। तो देखिएगा दोस्तों, ये माहेश्वर सूत्र है क्या, मैं इसे क्रम वाइज लिख रहा हूँ, इनको एक बार आप ध्यान से देखिएगा। और जो मैं लिख रहा हूँ इनका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनसे स्वयं के अपने नोट्सों का निर्माण भी आप कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज मैं मेरे स्वयं का जो YouTube चैनल है उस पे मैं लाइव भी आऊंगा शाम को लगभग 6:30 बजे। तो और वो मेरा जो वक्तव्य होगा आज का वो अब 2020 की जो रीट को लेकर के होगा। रीट के बारे में कई तरह के बच्चों के कॉल्स आते हैं, कई तरह के मैसेजेस बच्चों के आते हैं कि सर क्या होगा, रीट 2 सितंबर को होगा कि नहीं होगा, रीट का सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार से रीट के सिलेबस की एग्जाम्स तो होंगी, वो 2 एग्जाम्स होंगी कि 1 एग्जाम्स होगी। तो संपूर्ण रणनीति को लेकर के मैं आज जो मेरा YouTube चैनल है उस पर मैं लाइव आऊंगा, तो उसको भी आप जरूर उस टाइम थोड़ा सा समय दीजिएगा जिससे कि मैं आपकी जितनी भी भ्रांतियां मन में फैली हुई हैं उन सभी का समाधान मैं कर सकूंगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये माहेश्वर सूत्र है, ये 14 माहेश्वर सूत्र है, मैं क्रम से लिख रहा हूँ। ये पहला माहेश्वर जो सूत्र है वो होता है अपना ए ई उ ने, ए ई उ ने। दूसरा जो सूत्र है वो होता है री री के। तीसरा सूत्र
सूत्र होता है ए ओ गे। चौथा जो सूत्र होता है आई आओ चे। यहाँ तक अपने पूरे स्वरों का क्रम आ गया है, पूरे स्वर आ गए हैं, मैं समझा दूंगा बाद में। 5 नंबर का जो सूत्र है वो होता है ये वे रे टे। 6 नंबर का सूत्र है वो होता है ले ने। 7 नंबर का जो सूत्र है इधर लिख देता हूं मैं, ये मैं ने और मैं। 6 नंबर का 8 नंबर का सूत्र है झे है ये। 9 नंबर सूत्र है घे ढे ढे और से। 10 नंबर का सूत्र है जे बे गे दे दे और से। 11 नंबर का सूत्र है खे थे छे ठे थे से थे थे और वे। 12 नंबर का सूत्र है ए पे ये। 13 नंबर का सूत्र है से और रे। और अंतिम सूत्र है अंतिम जो सूत्र है वो सूत्र है। अब देखिए दोस्तों, ये 14 जो माइसर सूत्र हैं, ये 14 के 14 माइसर सूत्र हैं। इनको जो लिखा गया है आप ये सोच रहे होंगे ये कौन सा क्रम है, तो ये बिल्कुल वैज्ञानिक क्रमानुसार इनको स्थान दिया गया है। वैज्ञानिक क्रम के अनुसार इनको स्थान दिया गया है, लिखा गया है। वो वैज्ञानिक क्रमानुसार भी अपन समझते हैं किस प्रकार से काम में आते हैं। इनसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो माइसर सूत्र हैं ये किस काम में आते हैं, तो ये माइसर सूत्र काम में आते हैं प्रत्याहार बनाने के काम में। प्रत्याहार होता क्या है ये भी अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप समझिएगा कि माइसर सूत्र है इनको वैज्ञानिक क्रमानुसार किस प्रकार से लिखा गया है और किस क्रम में ये आपको याद करना है। इनको याद करने का भी, हालांकि आपको ऐसे ये सूत्र याद होंगे भी नहीं, ये सूत्र आप जब याद करो तो ये मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक के अनुसार आपको याद करने हैं। देखिएगा अपने ये जो माइसर सूत्र का टॉपिक है, ये अपने संस्कृत की जो वर्णमाला है, वर्ण का जो टॉपिक है उसी में समाहित होता है, सम्मिलित होता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। उनका क्रम मैं आपको बता रहा हूँ। देखो वर्णमाला में सबसे पहले स्थान दिया जाता है स्वरों को और बाद में स्थान दिया जाता है व्यंजन। पूरी वर्णमाला पढ़ाऊंगा आपको। देखिएगा पहले सूत्र से हम ध्यान में देते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये खास तौर से ध्यान में रखना है कि ये जो 14 प्रकार के माइसर सूत्र है, पहली बात तो यही प्रश्न इनमें से बनता है कि माइसर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको याद रखनी है। माइसर सूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 14, यानी 14 इनकी संख्या मानी जाती है। ये 14 जो प्रकार के माइसर सूत्र हैं इनसे प्रत्याहारों की रचना की जाती है। प्रत्याहारों की जो संख्या जो होती है वो प्रत्याहारों की कुल जो संख्या होती है, इसके 2-3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। इनकी संख्या 42 भी मानी जाती है, इनकी संख्या 43 भी मानी जाती है, इनकी संख्या 44 भी मानी जाती है। वो भी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन तीनों ऑप्शन एक साथ में आते हैं तो आपको पहले वरीयता किस विकल्प को देनी है। देखिएगा ये माइसर सूत्र हैं, इनका अंतिम जो वर्ण है ये सभी जगह आपको दिख रहा होगा हलंत है, यानी इनकी गणना इन माइसर सूत्रों में कदापि की नहीं जाती है। ये केवल प्रत्याहार निर्माण के लिए इन अंतिम वर्णों को सम्मिलित किया गया है। अपनी जो वर्णमाला है, संस्कृत की जो वर्णमाला है, ये इन अंतिम हलंत वर्णों को छोड़ करके शेष जो वर्ण है उन्हीं को सम्मिलित करके बनाई गई है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1 नंबर सूत्र से लेकर के 4 नंबर तक का जो सूत्र है, 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक का जो सूत्र है, इनमें संपूर्ण स्वरों को स्थान दिया गया है, यानी वर्णमाला को किस क्रम में लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में देना है 1 नंबर सूत्र से लेकर के चौथा जो सूत्र है, इस सूत्र तक संपूर्ण स्वरों को स्थान दिया गया है। यहां तक यदि अपन वर्णों की बात करें तो मैंने अभी कहा था कि अंतिम जो हलंत वर्ण है इसको सम्मिलित आपको नहीं करना है। बीच वाले वर्णों को यदि अपन देखें तो 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9, यानी स्वरों की यदि संस्कृत में कुल संख्या यदि पूछी जाती है तो आपको 9 ही बतानी है।
यानी स्वरों की जो मूल जो संख्या मानी जाती है कितनी मानी जाती है, 9 ही मानी जाती है। और वो क्यों मानी जाती है, क्योंकि पूरा संस्कृत के जो व्याकरण का आधार माना जाता है ये अपने माहेश्वर सूत्र ही माने जाते हैं। पाणिनि की जो संस्कृत है वही आधार मानी जाती है। तो पाणिनि की जो संस्कृत व्याकरण है अष्टाध्यायी जो है उसको आधार यदि अपना माना जाता है तो स्वरों की जो कुल संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, 9 ही मानी जाती है, क्योंकि मूल जो स्वर माने गए थे संस्कृत व्याकरण में वो 9 ही माने जाते हैं। अब देखिएगा वो भी हमें बताएंगे कि ये 9 स्वरों के बाद में 13 स्वर भी अपने संस्कृत में हो जाते हैं। तो 4 स्वर अपने ऐसे होंगे, पहला देखिएगा ए स्वर, और ए स्वर का जो दीर्घ स्वर होता है वो कौन सा हो जाता है, आ। ई स्वर का दीर्घ जो स्वर हो जाता है वो क्या हो जाता है, दीर्घ ई। ऊ स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है वो क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ। री स्वर का भी दीर्घ स्वर संस्कृत में होता है और क्या हो जाता है वो दीर्घ री। तो 4 स्वर ये और अस्य स्वर एक सूत्र चलता है संस्कृत में, उस सूत्र को आधार मान करके ये 4 स्वर और शामिल कर दिए जाते हैं, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री। तो इन 4 स्वरों को और शामिल करने के तो 2 तो पहले से थे और 4 और शामिल करने तो स्वरों की कुल संख्या हो जाती है, कितनी हो जाती है, 13 मान ली जाती है। वो आगे अपना वर्ड का टॉपिक पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन, पहले माहेश्वर सूत्र पढ़ लेते हैं। उस टाइम में पूरा क्लियर कर दूंगा कि 9 स्वर किस प्रकार से थे, 13 स्वर किस प्रकार से हो जाते हैं, फिर 21 और 22 स्वर भी संस्कृत में माने जाते हैं, वो किस प्रकार से माने जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक एक बार आपको ध्यान में रखना है कि पहले सूत्र से लेकर के चौथे सूत्र तक जो संस्कृत वर्णमाला है उसमें स्वरों को स्थान दिया गया है। फिर देखिएगा इसमें एक बार 105 नंबर का जो सूत्र है इसमें है वर्ण को अपने एक बार छोड़ देते हैं। आपको थोड़ा सा ये भी मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं इनमें किसी भी वर्ण की दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं हुई है, यानी 2 बार किसी भी वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल मात्र एक है वर्ण को छोड़ करके। है वर्ण है इसको 2 जगह पर स्थान दिया गया है, एक तो 5 नंबर का पहला वर्ण और एक 14 नंबर का जो पहला वर्ण है, यहाँ 2 जगह इस वर्ण को स्थान दिया गया है। उसका भी अपना कारण जानेंगे कि 2 जगह इसको स्थान क्यों दिया गया है। ये भी प्रश्न है, एक बार रीट में आया था 2013 या 12 की जो आरटीआई हुई थी उसमें भी प्रश्न आया था कि माहेश्वर सूत्र में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसको 2 बार स्थान दिया गया है, तो वो कौन सा वर्ण है आपको है वर्ण ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई सा भी आपको ऐसा वर्ण दिखाई नहीं देगा जो 2 बार लिखा गया है। तो देखिएगा इस है वर्ण को यदि एक बार छोड़ दिया जाए तो यहाँ से लेते हैं 5 नंबर और 6 नंबर सूत्र। यहाँ देखो आप ये वे रे अंतिम हर वर्ण तो रंग है, इसको टे को छोड़ देंगे और अंतिम वर्ण कौन सा आ रहा है ले, फिर अने को छोड़ देंगे। तो यहाँ से देखेगा ये वे रे और ले। ये प्रश्न भी 2-3 बार पूछ लिया गया है। ये हिंदी के एग्जाम में भी प्रश्न आता है, संस्कृत के एग्जाम में भी प्रश्न आता है। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि एक व्यंजनों का जो अपन क्रम पढ़ेंगे वो तब पढ़ेंगे इसको अंतस्थ व्यंजन होते हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण में जो व्यंजनों का जो क्रम है वो 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है व्यंजनों को। पहला व्यंजन होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा व्यंजन होता है ऊष्म व्यंजन। यानी 3 भागों में व्यंजन को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो पहला जो स्पर्श व्यंजन होता है, दूसरे नंबर का जो व्यंजन होता है अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजनों का पिछली बार भी ये प्रश्न आया था, वो आया था ऊष्म व्यंजन को लेकर के। यदि आपको रीत को ध्यान में है थोड़ी सी तो पिछली बार प्रश्न ये आया था कि ऊष्म व्यंजनों का सही क्रम क्या है। देखो वर्णमाला को आधार मान करके 2-3 प्रकार के प्रश्न हमेशा पुटअप किए जाते हैं और ये ऐसा रीट के सिलेबस में कतई कहीं पे भी ये भी प्रावधान नहीं है कि पूरे के पूरे टॉपिक जितने सिलेबस में अपने दे रखे हैं उनके पूरे के पूरे टॉपिक में से ही प्रश्न पूछा जाएगा, ये कहीं पे नहीं है। जैसे सेकंड ग्रेड की एग्जाम होती है, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम होती है, उसमें प्रत्येक टॉपिक जो अंक भाग होता है उनका डिवाइड होता है, फिक्स होता है ये टॉपिक है इसमें से इतने अंक के प्रश्न आएंगे। लेकिन रीट में कहीं पे भी टॉपिक को लेकर के ऐसा कहीं पे भी नहीं है किस टॉपिक में से इतने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रीट में हमेशा ये जो वर्ड का टॉपिक है इसमें से 2-3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन, अब देखिएगा अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम क्या है मैं आपके सामने दे रहा हूं। एक ऑप्शन है आपके सामने ये रे ले वे और एक ऑप्शन है ये वे रे और ले। दोनों ऑप्शन यदि आपके सामने आते हैं, क्लियर कर देता हूं मैं इस बात को। अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या है। आप मान लो रीट में दूसरी लैंग्वेज के रूप में संस्कृत का चयन यदि कर रहे हैं और वहां भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हिंदी के एग्जाम में है उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, दोनों लैंग्वेज यदि आप लेते हो तो संस्कृत में यदि ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या है, तब तो आपको चयन करना है नीचे वाले विकल्प का, ये वे रे ले। क्यों करना है? क्योंकि हमने माहेश्वर सूत्रों में इनका जो सही क्रम दे रखा है वो क्या दे रखा है,
ये वे रे और फिर क्या देता है, ले देता है। लेकिन हिंदी के एग्जाम, हिंदी वाला जो पेपर है उसमें यदि ये प्रश्न दोबारा से पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम क्या है, तो कदापि आपको ये नहीं बताना है वहां क्रम इनका बताना है ये रे लवे, क्योंकि हिंदी में तो अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम होता है ये रे लवे, और संस्कृत में इनका क्रम होता है ये वे रे ले। ये चार प्रकार के चार जो व्यंजन होते हैं, इन चार प्रकार के व्यंजनों का नाम होता है अंतस्थ व्यंजन, और दूसरा जो इनका नाम होता है वो कहा जाता है इन दोनों को, इन चारों व्यंजनों को अर्ध स्वर। क्या नाम दिया गया है, अर्ध स्वर। ये भी अपने आगे वाला जो वीडियो में डालूंगा, वर्ण का टॉपिक में डालूंगा, उसमें पूरी बात क्लियर करूंगा कि इनको अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है, इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है, उसमें व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक चीज के प्रत्येक नामकरण के पीछे उनके कोई ना कोई औचित्य होता है, ऐसे नाम नहीं रखा जाता है। जैसे मैंने इस नाम को भी अभी औचित्य बताया कि इनका नाम माहेश्वर ही क्यों रखा, इनका शिवसूत्र ही नाम क्यों रखा, और नाम क्यों नहीं रखा, तो भगवान महेश या शिव के द्वारा प्रकट होने के कारण इनको माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र कहा जाता है। उसी प्रकार से जो अंतस्थ व्यंजन है इनको अर्ध स्वर कहने के पीछे भी एक लॉजिक है, तात्पर्य है इनका, वो भी मैं स्पष्ट कर दूंगा। तो आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि सबसे पहले 1 नंबर सूत्र से लेकर के 4 नंबर है, और इसी क्रम में ही आपको याद रखना है। तो बहुत इजी वे में आपको ये याद भी हो जाएंगे, वैसे माहेश्वर सूत्र याद नहीं होंगे क्योंकि संस्कृत का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। और आपको पता होना चाहिए यूट्यूब जितने भी चैनल्स बना रखे हैं उन यूट्यूब चैनल्स पर आप संस्कृत के यदि व्याकरणिक टॉपिक देखते हो, चाहे वो आप रीड को लेकर के हो, चाहे सेकंड ग्रेड को लेकर के हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड को लेकर के हो, नेट जेआरएफ को लेकर के हो, कहीं पे भी आपको टॉपिक शायद जहां तक मेरी नजर में है शायद डाल भी नहीं रखा है, किसी भी टीचर ने ये टॉपिक डाल भी नहीं रखा है। तो इसको थोड़ा क्योंकि गहनतम टॉपिक है और सबसे पहला प्राथमिक टॉपिक है, पहला टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रश्न हमेशा इनमें से पूछे जाते हैं। फिर इजी वे के जितने भी टॉपिक है जैसे संधि समास प्रत्यय उपसर्ग वगैरह है, ये वाच्य वगैरह है, ये टॉपिक अमूमन हर आपको यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन क्लासों में मिल जाएंगे, सॉरी ऑनलाइन क्लासों में जितने भी चैनल्स बना रखे हैं, चाहे वो पेड हो चाहे अनपेड हो, सब पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन शायद मेरी नजर में मैंने देखा नहीं है, हो सकता है किसी ने डाल रखे हो, वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो देखिएगा इनको याद करने का जो सिंपल तरीका मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको स्थान गया कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहले किसका क्रम होता है, स्वरों का, बाद में किसका क्रम होता है, व्यंजनों का। तो स्वर अपने सामने अभी आ गए कि 9 स्वर होते हैं, इनको 1 नंबर सूत्र से लेकर के 4 नंबर तक का जो सूत्र है उसमें स्थान दिया गया है। फिर 5 नंबर और 6 नंबर का जो सूत्र है उसमें किसको स्थान दिया गया है, अंतस्थ व्यंजनों को। और अंतस्थ व्यंजनों को ही क्यों स्थान दिया गया है, क्योंकि अपन वर्णमाला पढ़ते हैं तो अपन वर्णमाला तो इस प्रकार से पढ़ते हैं, कैखे गड़े पढ़ते हैं, फिर चे वाली लाइन होती है, फिर टे वाली लाइन होती है, फिर टे वाली लाइन होती है, अंत में कौन सी होती है, पे वाली लाइन होती है, क्योंकि वर्णमाला अपन तो इस प्रकार से पढ़ते हैं। फिर पे वाली लाइन का अंतिम वर्ण जो होता है वो कौन सा हो जाता है, मैं हो जाता है। फिर जो लाइन आती है हिंदी के क्रमानुसार चाहे संस्कृत के क्रमानुसार, तो ये वे ले वे या ये वे रे रे, और अंत में जो क्रम होता है वो कौन सा होता है, से और है। इस प्रकार से ये जो क्रम है ये इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। लेकिन इनको ये रे लेवा को यहाँ बीच में स्थान क्यों दिया गया है, इसका कारण यह है क्योंकि इनको अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले किसका क्रम आया, स्वरों का क्रम आया। 2 नंबर पे जो क्रम आ रहा है वो किसका क्रम आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन को स्थान दिया गया है। फिर देखिएगा 7 नंबर का जो सूत्र है, इस 7 नंबर के सूत्र से लेकर के 12 नंबर तक का जो सूत्र है उसमें भी स्थान दिया गया है। वो किसको स्थान दिया गया है, व्यंजनों को स्थान दिया गया है। व्यंजनों में से अपने 4 व्यंजनों को पहले स्थान दे दिया गया है, ये वे रे और ले, यानी ये बीच वाला जो व्यंजन का भाग था उसको पहले स्थान दिया गया है अर्ध स्वर होने के नाते। अब देखिएगा सबसे पहले जो व्यंजनों का क्रम आता है वो कौन से व्यंजन आते हैं, स्पर्श व्यंजन आते हैं, और इन स्पर्श व्यंजनों को स्थान दिया गया है। और स्पर्श व्यंजन अभी अपन ने पढ़ा था कि कैसे लेकर के अंतिम व्यंजन कौन सा होता है, मैं, कैसे लेकर के मैं तक के जो व्यंजन होते हैं इनको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, ये वर्ण के टॉपिक में पढ़ेंगे पूरे, यानी इनकी संख्या कितनी होती है स्पर्श व्यंजन की, तो इनकी संख्या 25 होती है, पंचविंशति इनकी संख्या होती है। उसमें व्यंजन की संख्या पूछ ली जाती है, उसमें व्यंजन का क्रम अब की बार पूछा ही गया था रीट में, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, अंतस्थ व्यंजन का सही क्रम क्या होता है, उसमें व्यंजन में कौन सा व्यंजन शामिल है कौन सा नहीं है, अंतस्थ व्यंजन में कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है, स्पर्श व्यंजन में कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार के कई तरह के इनमें से प्रश्न में पूछे जा सकते हैं।
तो देखिएगा ये स्पर्श व्यंजन वो कैसे लेकर के कहां तक होते हैं, मैक तक होते हैं। और आपको पता है क्योंकि इन स्पर्श व्यंजन का जो दूसरा नाम होता है वो वर्गीय व्यंजन भी होता है। और वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन क्यों होता है, क्योंकि इनके वर्गों की संख्या होती है, हिंदी या संस्कृत भाषा में वो वर्गों की संख्या होती है कितनी, 5 होती है। और प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या भी कितनी होती है, 5 होती है। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण, पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर दूसरा और फिर प्रथम वर्ण। तो देखिएगा यहाँ से 7 नंबर का सूत्र से लेकर के 12 नंबर तक का जो सूत्र है इसमें सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को स्थान दिया गया है। और वो किस क्रम में स्थान दिया गया है, विपरीत क्रमानुसार स्थान दिया गया है। यानी 5वां वर्ण सबसे पहले लिखा गया है, फिर चौथा वर्ण आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर कौन सा आएगा, पहला। और इसी क्रम में कि यार आप याद करोगे, इनको तैयार करोगे तो बहुत ही इजी वे में आपको याद हो जाएगी। जो क्रम मैं बता रहा हूँ इसी क्रमानुसार आपको याद करना है। तो यहाँ से देखिएगा ये, मैं, गे, ने और ने, क्योंकि अंतिम वर्ण को अपने सम्मिलित नहीं करना है। तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ तक के 5 वर्ण आ गए। तो प्रत्येक वर्ण, जैसे क वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा होता है, गे होता है। च वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा होता है, ये होता है। प वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा होता है, मैं होता है। ट वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा होता है, ण होता है। और त वर्ग का 5वां वर्ण देखें तो कौन सा होता है, न होता है। तो प्रत्येक वर्ग का 7 नंबर का जो माहेश्वर सूत्र है, इस 7 नंबर के माहेश्वर सूत्र में प्रत्येक वर्ग के कौन से वर्ण को स्थान दिया गया है, 5वें वर्ण को स्थान दिया गया है। फिर देखिएगा 8 नंबर का सूत्र और 9 नंबर का जो सूत्र है इसमें प्रत्येक वर्ग का झ, भ, ये को छोड़ देंगे, घ, ढ, थ और स को छोड़ देंगे। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आ रहा है, चौथा वर्ण आ रहा है। तो यहाँ 7 नंबर सूत्र में प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, 8 और 9 नंबर के सूत्र में प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। फिर है ज, ब, ग, ड और द, इस स को छोड़ देंगे। तो यहाँ प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आ रहा है, तीसरा वर्ण। यहाँ ठ, ठ, छ, ठ और थ, यानी 11 नंबर का जो सूत्र है इसके मध्य तक, यहाँ तक प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आ रहा है, दूसरा। फिर आधा तो ले लेंगे 11 में से, आधा ले लेंगे किसमें से, 12 में से। च, ट, ट, वे को छोड़ देंगे और क और प। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आ रहा है, पहला वर्ण। तो स्पर्श व्यंजन, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्गों के प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण और फिर प्रथम वर्ण है। फिर देखिएगा अंत में 13 नंबर और 14 नंबर का जो सूत्र है उसमें मैंने अभी बताया था कि व्यंजनों का जो अंतिम में जो वर्गीकरण होता है वो कौन सा होता है, उसमें व्यंजन। और 13 नंबर और 14 नंबर के सूत्र में व्यंजनों के अंतिम भाग यानी उसमें व्यंजनों को स्थान दिया गया है। और यहाँ से भी इनका क्रम देखिएगा, से, फिर रे को छोड़ देंगे और अंत में कौन सा वर्ण आ रहा है और अंत में किसको छोड़ देंगे, देखो। तो से और है, ये उसमें व्यंजन कहलाते हैं। और इनका भी सही जो क्रम है वो यही होता है। पहला जो व्यंजन होता है से, इसको तालव्य कहा जाता है। दूसरा होता है इसको मूर्धन्य कहा जाता है। तीसरा होता है इसको दंत्य कहा जाता है। और अंत में कौन सा वर्ण आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिएगा यहाँ पूरी की पूरी संस्कृत की वर्णमाला को स्थान दिया गया है इन माहेश्वर सूत्रों में। ये तो इनको क्रम को याद करने का मैंने एक तरीका बताया है। इसी तरीके के अनुसार ही आपको इनको तैयार करना है, इसी तरीके के अनुसार आपको लिखना है। दोबारा से मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। माहेश्वर सूत्रों का संख्या यदि पूछी जाए तो चतुर्दश इनकी संख्या मान जाती है, 14 इनकी संख्या मान जाती है। और इनको जो लिखा गया है वो किस क्रम में लिखा गया है, एक वैज्ञानिक क्रमानुसार लिखा गया है। वर्णमाला को पहले स्वरों को फिर व्यंजनों को। स्वरों की पहले 1 नंबर सूत्र से लेकर के चौथे सूत्र तक पूरे के पूरे स्वरों को स्थान दिया गया है। 5 नंबर और 6 नंबर के सूत्र में अंतस्थ व्यंजन को या अर्ध स्वरों को स्थान दिया गया है। 7 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक के पूरे व्यंजन स्पर्श व्यंजन को स्थान दिया गया है, वो विपरीत क्रम में दिया गया है। विपरीत क्रम का मतलब है पहले 5वां वर्ण, यानी वर्णमाला को शुरू करने से पहला वर्ण होता है, लेकिन यहाँ किस वर्ण को स्थान दिया गया है, पहले 5वें वर्ण को। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण और फिर प्रथम वर्ण। और अंत में उसमें व्यंजन को स्थान दिया गया है। अब देखिएगा दोस्तों, अपने अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि प्रत्याहारों की रचना किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है प्रत्याहारों में से। जैसे किसी भी प्रत्याहार का नाम दे करके पूछ लिया जाता है, जैसे यही पूछ लिया कि बताओ अट प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं, अस प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं, हस प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से कई तरीके के प्रत्याहारों से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो मैं प्रत्याहार रचना करना यानी प्रत्याहारों की रचना करने से संबंधित जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट जो अपना ये वीडियो होगा उसमें मैं
डाल दूंगा। तब तक आप इनको एक बार ये माइसो सूत्र जो मैंने डाले हैं, इन माइसो सूत्र को आप कंठस्थ कर लीजिएगा इस प्रकार से, चाहे किसी भी प्रक्रिया से। जैसे जो मैंने तरीका बताया वो आपको तरीका याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। ये तरीका भी यदि आपको याद नहीं होता है तो आप इनमें से रट करके भी याद कर सकते हो। 2 सूत्र एक दिन के याद करिए, 2 सूत्र दूसरे रोज याद करो। 2 सूत्र भी यदि आपने ये तैयार करेंगे तो ये लगभग 1 सप्ताह में आपके तैयार हो जाएंगे। और पूरी की पूरी ये और बता दूं मैं, ये माइसो सूत्र जो हैं ये भी आपके तैयार हैं तो आगे वाले जितने भी अपने संस्कृत के जितने भी टॉपिक आएंगे, व्याकरणिक जितने भी टॉपिक हैं, वो पूरे के पूरे व्याकरणिक टॉपिक इन्हीं माइसो सूत्रों पर आधारित है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, और वो अपना वीडियो होगा प्रत्याहारों की रचना करना। धन्यवाद।